एक बार इस वाली ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री आप लोग कोशिश कीजिए, 2 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूं, फिर मैं स्टार्ट करता हूं इसको करना। हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था कॉस्ट प्रॉफिट, वो कुछ पॉइंट है उनको मैं ये बता रहा हूं कि एग्जामिनर पूछेगा कैसे। पूछने का जो उसका तरीका है वो जर्नल एंट्री में इस तरह का होता है। एक बार आप देखिए, ये डालेंगे, ये बोट है। डालेंगे इसको। चुप यार, चुप चुप प्लीज यार, चुप यार प्लीज। बोट ठीक है, बोट 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 लगा, बोट। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको बता दूं कि आप कंफ्यूज ना हो। ये देखिए, ऐसे लिखिए वर्किंग नोट, साफ राइटिंग में लिखना ताकि बात आपको समझ में आए। कॉस्ट हमारे पास कितनी है? कॉस्ट हमारे पास है 1 लाख। इसमें प्लस करते हैं हम प्रॉफिट। हालांकि प्रॉफिट वाली लैंग्वेज आसान है, 20%। रॉबर्ट 1 लाख का बेटा वॉइस अपना फोन प्लीज जो म्यूट पे रखे अपने वॉइस, ग्रुप में डिस्टरबेंस होती है। प्रॉफिट आपके पास है 20%, तो 20,000 रुपए का प्रॉफिट है। अब एक बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, प्रॉफिट ऐड करने के बाद ये आता है सेल। दरअसल जिसे आप लोग सेल कर रहे हैं ना, इसी को लिस्ट प्राइस कहते हैं, इसी को एमआरपी कहते हैं। तो पहले जो क्वेश्चन आप लोगों ने किए थे उसमें लिस्ट प्राइस आपको पहले से ही गिवन होता था, तो वहां पे ये टेंशन होती नहीं थी। लेकिन जब एग्जामिनर कॉस्टिंग बता देता है और प्रॉफिट का रेट बता देता है, तो पहले लिस्ट प्राइस हमें निकालना होता है। और आपको शायद ये बात पता हो कि लिस्ट प्राइस के ऊपर ही ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। अब इसके आगे की स्टोरी हमारे लिए कोई नई नहीं है, पुरानी स्टोरी है। 12,000 रुपए का हम लोगों ने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो यानी कि जो नेट सेल मानी जाएगी पूरी। हाँ बेटा बोलो। सर मैंने वो वाले फॉर्मूले से करा, अकाउंट वाला जो रूल है 20/100 करके मैंने वो निकाला सेल। बेटा एक मिनट रुको, मैंने 20% ऑन सेल लिख दिया क्या? सॉरी सॉरी यार, 20% ऑन कॉस्ट लिख दो, थोड़ा इजी करना है। सॉरी, 20% ऑन कॉस्ट लिख दो आप, तो 1,08,000 ये। अब दरअसल जो सेल मानी जाएगी वो ये मानी जाएगी। आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट हम बिल में नहीं दिखाते, और हम अपने बिल में प्रॉफिट भी नहीं दिखाते। कभी भी आपको ये नहीं बताते कि हमने आपसे इतना पैसा कमाया, इतना, ये कुछ नहीं दिखाते हम लोग। तो सेल दिखाया, अब इसके ऊपर कैश डिस्काउंट मिलता है। कैश डिस्काउंट 20% है, तो 1,08,000 रुपए का हम 20% निकालते हैं, 1,08,000, इसका 20% 21,600, इतने रुपए का कैश डिस्काउंट हम, तो इतना कैश हमारे को रिसीव हो जाएगा। ये हम यहां लिखते हैं 86,400, ये लीजिए। तो यानी कि इतनी सारी कैलकुलेशन इसमें काम कर रही होती है। तो जर्नल एंट्री तो इजी है, जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट। सर हाँ बोलो बेटा। सर एक बार ये कैलकुलेशन समझा दो, मैं थोड़ा बीच में लॉस्ट हो गए थे ये इधर। हाँ देखो बेटे कोई बात नहीं, आपके पास ये देखिए कॉस्ट है, कॉस्ट 1,00,000 रुपए, ये रही कॉस्ट। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं, 20% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट ऐड किया, 20,000 रुपीज। ऐड करने के बाद सेल आ जाती है। ये कल बात होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल। मैं ये बता रहा हूं आज की जो सेल होती है इसी को लिस्ट प्राइस कहते हैं, इसी को एमआरपी कहते हैं। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप जब करते थे पहले, तो उसमें लिस्ट प्राइस या एमआरपी पहले से ही क्वेश्चन में गिवन होता था। इस बार एग्जामिनर ने ये सिखाया कि ये लिस्ट प्राइस निकलता कैसे, वो बताते हैं। और आगे की स्टोरी आप पहले से जानते हैं कि लिस्ट प्राइस के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। ये हमने 1,20,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, इससे हम सेल मानेंगे। फिर कैश डिस्काउंट इसके ऊपर मिलता है, वो सब आप जानते हैं, पुरानी बातें आपकी। अब इसकी जनरल एंट्री हम यहां पर कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट, फिर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट।
ये लीजिए। अब सेल क्या आ गया, आप ये वाला अमाउंट लिखेंगे, सॉरी यार 1,08,000, 1,08,000। कैश आपको मिला है 86,400, वो यहां लिखेंगे, और 21,600 यहां, ये लीजिए। अब देखिए आपको समझ में आया या नहीं आया? किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन? हाँ बोलो बेटा। सर अगर हमें दिया रहता मतलब पेमेंट कैश में नहीं हो रही बट चेक में हो रही है, तो उस पर भी हम कैश डिस्काउंट दे देते ना? हाँ बेटे, आप चेक से हो रही है या ऑनलाइन पेमेंट हाँ। कर रहा है, डेबिट कार्ड से कर रहा है, क्रेडिट कार्ड हाँ। से कर रहा है, वो जिससे हाँ। मर्जी कर रहा है, कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। पर सर और फिर तो अगर बैंक अकाउंट लिखेंगे, कैश अकाउंट क्यों हाँ, नहीं? कैश की जगह पे बैंक लिखना पड़ेगा क्योंकि पैसा बैंक में आएगा। और कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है? चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखिए। अब ये ट्रांजैक्शन आप करना पूरी आराम से, तसल्ली से। दरअसल मुझे कुछ खास नहीं पढ़ाना है इसके अंदर, सिर्फ बता रहा था कि ट्रांजैक्शन ऐसे लिखी होती है तो एग्जामिनर हमारी थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ा देता है, बस, और कोई टेंशन नहीं है इसमें। लिखिए आप सोल्ड गुड्स टू हरी costing ₹40,000 at profit of 20% on sale. Allowed trade discount 10% and cash discount 20%। चलो करो बेटा, ध्यान से करना, क्योंकि पिछली क्लास में जो मैंने सिखाया था वो क्यों सिखा रहा था मैं, उसकी वजह थी ये एंट्रीज, ये ट्रांजैक्शंस। तो यहां पर एग्जामिनर हमारा थोड़ी सी वर्किंग बढ़ा देता है। एक बार आप करिए फिर बात करो। तो कर ली। बाकी के स्टूडेंट कर रहे हैं तो देखते हैं, उनको भी टाइम देते हैं थोड़ा। डन सर। डन। डन सर। हाँ 5 मिनट में क्या है? तो आ जाओ। सर डन। हाँ बेटा क्या कह रहे हो? कर लिया? हाँ जी सर। चलो बेटा एक सर मिनट, डन। एक मिनट बेटा, एक मिनट, मैं टैली कराता हूं। कॉस्ट मेरे पास 40,000 है। अब प्रॉफिट कह रहा है कि 20% ऑन सेल है। शायद आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में यही झगड़ा चल रहा था कि अगर ये सेल लिखा है तो सेल तो पता नहीं कितने की। तो हमने अकाउंट से पूछा कि इसका सोल्यूशन बताओ, तो अकाउंट ने कहा आप 20% कैसे लिखते हैं? हमने कहा ऐसे। तो उसने कहा इसमें 20 प्रॉफिट है और 100 सेल है।
अब ये बताओ, एक चीज हमने 100 रुपए में बेची, प्रॉफिट कमाया 20, तो कॉस्ट कितनी होगी उसकी? 80। अब शायद आपको याद हो कि इन तीन में से कोई एक चीज क्वेश्चन में गिवन होती है, हमें कॉस्ट गिवन है 40। तो अगर कॉस्ट गिवन है 40,000 रुपए, तो ये डिवाइड भी कॉस्ट से ही होगा। कॉस्ट है 80, मल्टीप्लाई क्या करना है, हमें प्रॉफिट पता लगाना है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो प्रॉफिट आ जाएगा। जो चीज पता लगानी होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसे सॉल्व करके हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है 10,000। इसका मतलब हमने 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब हमारे पास जो सेल आई है, इसी सेल को हम बोलते हैं लिस्ट प्राइस 50,000 रुपए। पहले तो ये देखो, ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ये इंपॉर्टेंट प्रॉफिट के बजाय 100 से मल्टीप्लाई करा के सेल सीधा निकाल दिया था। बिल्कुल निकाल सकते हैं। फिर आप इसके और इसके डिफरेंस से प्रॉफिट लिखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर को तो प्रॉपर वर्किंग नोट चाहिए ना, सीरियल वाइज। तो सीरियल वाइज वर्किंग नोट में हमें उसे बताना पड़ेगा कि हमने प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट किया। सर अगर हमने सीधा 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल दिया तो? कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, एग्जामिनर गलत नहीं कर सकता आपका पॉइंट, ठीक है? ठीक है सर। अब इसमें हम लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। हाँ बोलो बेटा। मतलब प्रॉफिट शो करना है। हाँ, प्रॉफिट वर्किंग नोट पे तो शो करना पड़ेगा कि आपने प्रॉफिट निकाला कैसे। 5,000 रुपए ट्रेड डिस्काउंट, अभी आ गया 45,000। इसके ऊपर आपने दे दिया कैश डिस्काउंट 20%, ये आ गया आपके पास 9,000। ये आ गया आपके पास थोड़ी सी नोटबुक लेफ्ट में कर दो। 36,000। ये देखो, अब क्लियर है? ये 36,000 का आपको कैश मिलने वाला है। अब मैं उठा के इसकी करने वाला हूं जर्नल एंट्री। तो इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब सेल के आगे जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आएगा आपका 45, ये अमाउंट 36,000 और ये अमाउंट 9। स्टोरी फिनिश। सर आपने टू सेल अकाउंट नहीं लिखा। हाँ, सेल अकाउंट लिखेंगे। ये लीजिए। एनी कंफ्यूजन बेटा, किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो जो मैं पिछली क्लास में बेटे आप लोगों को समझा रहा था, जो मैं लास्ट क्लास में लगातार इस बात के पीछे पड़ा था कि एग्जामिनर हमें परेशान करता है, वो यही पॉइंट होते हैं। इसी तरह की जर्नल एंट्रीज के अंदर वो इन पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस कर देता है। और अभी आगे चल के एक बड़ा चैप्टर और आएगा जो बहुत देर बाद आएगा। उस चैप्टर के अंदर भी ये प्रॉब्लम वापस हमारे सामने आके खड़ी हो जाएगी कि परसेंटेज जिस चीज के ऊपर होगी वो चीज हमें क्वेश्चन में गिवन ही नहीं होगी। ये प्रॉब्लम हमारे सामने फिर से आएगी। अब स्टूडेंट कहता है चलो सर बात को आगे बढ़ाओ, आप आगे कुछ पढ़ाओ। तो मैंने कहा देख बेटे, अब आगे बात को मैं बढ़ा रहा हूं और ध्यान से सुन। चलिए ध्यान से सुनते हैं भाई। देखिए सुनिए आप ध्यान से। सबसे पहले तो आप लोग एक पॉइंट ये समझिए, सबसे पहले आप लोग एक पॉइंट ये समझिए कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने जो कंसेप्ट डिस्कस करे, कंसेप्ट नंबर 1 आप लोगों ने पढ़ा है कैपिटल। कंसेप्ट नंबर 2 आप लोगों ने पढ़ा ड्राइंग्स, हम लोग ड्राइंग के बारे में भी जानते हैं। कंसेप्ट नंबर 3 आप लोगों ने पढ़ा है स्टॉक। स्टॉक को हम लोग गुड्स भी कहते हैं। हालांकि स्टॉक और गुड्स में थ्योरी में डिफरेंस होता है, लेकिन ठीक है अभी वो लेवल नहीं है तो हम आज वो बातें भी नहीं कर रहे। ठीक, उसके बाद लिखिए कंसेप्ट नंबर 4 हमने क्या पढ़ा। कंसेप्ट नंबर 4 हम लोगों ने पढ़ा डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने कंसेप्ट नंबर 5 पढ़ा। कंसेप्ट नंबर 5 बैड डेब्ट। हालांकि एक क्लास मेरी पेंडिंग है, उसके स्टूडेंट इसमें बैठे हुए हैं, मैंने उनको बैड डेब्ट नहीं पढ़ाया, अभी वो बैकअप में पढ़ेंगे बैड डेब्ट। तो कोई बात नहीं, वो बैकअप का टाइम मैं आपको कल बता दूंगा किस टाइम बैड डेब्ट का बैकअप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे हम बात कर लेंगे। एक कंसेप्ट नंबर 6 हमारे सामने आ जाता है, यानी कि इस सफर को हम ये कंसेप्ट पढ़ते 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 अपने माइंड देखो कितना शार्प करते जा रहे थे कि नई नई चीजें हमें सीखने को मिल रही थी कि क्या होता है। ऐसे 11 कंसेप्ट मुझे आपको पढ़ाने हैं, पर 11 तो नहीं पर 9 कंसेप्ट तो हम पढ़ ही लेंगे आज। तो आज का जो कंसेप्ट नंबर 6 है, देखिए अब बड़े बड़े कंसेप्ट नहीं, अब छोटी छोटी बातें हैं, बस वो छोटे छोटे पॉइंट है जिन पे आपका दिमाग अट्रैक्ट करना चाहता है। तो कंसेप्ट नंबर 6 आप लोग लिखिए डेप्रिसिएशन। कंसेप्ट नंबर 6
डेप्रिसिएशन। आगे चल के ये जो डेप्रिसिएशन नाम का एक पूरा चैप्टर है हमारे पास बुक के अंदर, डेप्रिसिएशन नाम का एक पूरा चैप्टर बनाया गया है, तो वो डेप्रिसिएशन चैप्टर मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। लेकिन स्टूडेंट कहता है सर ये डेप्रिसिएशन होता क्या है और इसका क्या लिंक है हमारे अकाउंट के साथ। तो मैंने कहा देख बेटे, पहली बात, डेप्रिसिएशन को अकाउंट्स के अंदर, डेप्रिसिएशन को अकाउंट्स के अंदर एक्सपेंस माना गया है, एक्सपेंस माना गया। अच्छा, क्यों एक्सपेंस माना गया? कह रहा है क्योंकि ये बार बार होता है और जो काम अकाउंट्स में बार बार होता है हमारे यहां उसको एक्सपेंस मानते हैं। अब स्टूडेंट कहता है सर मेरे को समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोलते जा रहे हो, तो मैंने कहा रुक जा एक, हाँ बोलो बेटा। सर वो मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए थोड़ा। नहीं, अभी तो सिर्फ डेप्रिसिएशन के मैंने शुरुआत ही की है। डेप्रिसिएशन कंसेप्ट नंबर 6 लिखा हुआ है। डेप्रिसिएशन में अकाउंट्स के अंदर एक्सपेंस माना जाता है और ये एक्सपेंस बार बार होता है इसलिए माना था। लेकिन स्टूडेंट कहता है सर एग्जैक्ट डेप्रिसिएशन क्या होता है पहले वो तो बताओ, आप डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं? तो अकाउंट जवाब देता है। अकाउंट कहता है कि देखो हमारे पास बिजनेस के अंदर बहुत सारी एसेट्स होती है, बिजनेस के अंदर बहुत सारी एसेट्स, जैसे एग्जांपल हम एसेट्स के कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं, जैसे बिल्डिंग, जैसे फर्नीचर, जैसे एयर कंडीशन, जैसे कंप्यूटर, जैसे मशीनरी, जैसे इक्विपमेंट, जैसे कार एक्सेट्रा। ये सब कुछ एसेट्स के मैंने एग्जांपल लिए। अब देखो अकाउंट क्या कहता है, और मेरे ख्याल से जो अकाउंट कहता है इस क्लास का हर बच्चा उस बात से सेटिस्फाइड होगा भी। आप लोग बड़े ठंडे दिमाग से मुझे सोच के बताओ कि आपने एक 1 जनवरी हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन 2011 को आपने कार परचेज की और वो कार 9 लाख रुपीस की है, वो कार 9 लाख रुपए की है और पूरे साल आप उस कार को चलाते रहे। एक साल बाद 31 दिसंबर 2011 को मुझे ये बताओ कि अगर हम इस कार को बेचना चाहें तो क्या ये कार 9 लाख रुपए की बिक जाएगी? इसकी मार्केट वैल्यू क्या 9 लाख रुपए होगी? कम होगी। कम होगी। यानी कि बिना सोचे समझे आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया, नेचुरल जवाब दिया कि सर इस कार की वैल्यू 8 लाख रुपए रह जाएगी सपोज। तो इस कार की वैल्यू कितनी गिर गई? जितने रुपए की वैल्यू गिरी, जरा बता सकते हो कितने का डाउनफॉल आया इसकी वैल्यू? 10,000 का। इस 1 लाख रुपए को अकाउंटेंसी में डेप्रिसिएशन कहते हैं। इस 1 लाख रुपए को अकाउंट्स में क्या बोलते हैं बेटा? डेप्रिसिएशन। अकाउंट कहता है कि पहली बात, डेप्रिसिएशन सिर्फ एसेट्स पे लगता है। पहली बात तो ये बोलता है कि जितने भी मैंने अभी एसेट्स के नाम लिखे हैं, कंप्यूटर है, मशीन है, इक्विपमेंट है, बिल्डिंग है, व्हाटएवर, कह रहे सर इन्हीं के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। अभी कोई बोले कि कैश पे डेप्रिसिएशन लगेगा, बैंक पे नहीं, सिर्फ एसेट्स के ऊपर। और वैसे तो मैं वर्ड आपके सामने बोलना नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। एक वर्ड होता है फिक्स एसेट्स, यानी कि जो एसेट्स हमारे साथ बिजनेस में लंबे समय तक रहती हैं उनको हम फिक्स एसेट्स का नाम देते हैं। और कुछ एसेट्स ऐसी होती है जो लंबे समय तक नहीं रहती, जिनमें से कैश सबसे अच्छा एग्जांपल है। आज 1 लाख है, कल 80 भी हो सकता है, कल को 2 लाख भी होता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो कैश ऐसे एसेट्स को हम करंट बोलते हैं। खैर वो मेरा मोटिव नहीं है। अब हमने कहा चलो एक बार ये वैल्यू गिर भी गई 1 लाख रुपए, तो हम ये बोलेंगे कि पहले साल में, फर्स्ट ईयर में 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन कार पे लग गया, पर हमने कार बेची नहीं, मार्केट वैल्यू पता लगाई तो 8 लाख हो गई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 1 साल खत्म हो गया। अब अगला साल हैप्पी न्यू ईयर आया 1 जनवरी 2012। 1 जनवरी 2012 को हमारे पास यही कार अभी भी है, लेकिन अब इसकी मार्केट वैल्यू आप लोग कह रहे हैं 8 लाख रुपए है। चलो अकाउंट कहता है कोई बात नहीं। आपने दूसरे साल भी इस कार को चलाया और दूसरे साल चलाया तो साल के एंड में 31 दिसंबर 2012 को आपने पता लगाया कि अब इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। तो ये बताओ बेटा, दूसरे साल के एंड में
क्या इसकी मार्केट वैल्यू 8 लाख रुपए ही होगी? नो सर, कम हो गई सर, कम होगी। सपोज करो कि इसकी वैल्यू फिर से 7,50,000 रुपए रहेगी, एज्यूम करते हैं अभी तो हम। तो बताओ कितनी वैल्यू गिर गई इसकी इस बार? 50,000। 50,000 50,000 रुपीज को अकाउंट में क्या बोलते हैं? depreciation. Depreciation. अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो वैल्यू गिर रही है ये हर साल गिरती जाएगी या सिर्फ स्टार्टिंग के 1-2 साल में गिरती है? हर साल। सर हर साल गिरेगी। इसका मतलब अकाउंट बिल्कुल सही कह रहा था। अकाउंट की बात में दम था कि डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में एक्सपेंस माना जाता है क्योंकि ये बार बार होता है। अब क्योंकि बार बार होता है इसलिए हर साल इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम होगी, तो ये इसलिए हम लोग कहते हैं कि सर डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस मानो। स्टूडेंट कहता है आप मुझे क्या पढ़ाने आए हो आज? तो मैंने कहा मैं तुझे आज डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री पढ़ाने आया हूं और ये बताने आया हूं कि क्वेश्चन में ये कैसे लिखा होगा कि डेप्रिसिएशन कितना लगना है। और तुझे बस एक बात ध्यान रखनी है कि डेप्रिसिएशन का लिंक सीधा एसेट्स से होता है। डेप्रिसिएशन सिर्फ एसेट्स पे लगता है, कोई किसी चीज पे अलाउड ही नहीं। ठीक है, तो कैसे लगता है? अब जरा मेरे साथ एक ट्रांजैक्शन लिखिए आप फर्स्ट। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10%, और बिल्डिंग हमारे पास है 1 लाख रुपए। चलिए, तो पहले ये बताइए कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट तो मुझे निकालना पड़ेगा, तो 1 लाख रुपए का 10% निकालते हैं। 1 लाख का 90,000। 1 लाख रुपए का 10% 10,000 रुपए होता है। 10,000। इसका मतलब डेप्रिसिएशन 10,000 रुपए का लगा। और हमारे यहां रूल है कि एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो इसीलिए एक्सपेंस लिखना अलाउड नहीं है। तो हम यहां पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। अच्छा, तो ये है क्या? ये एक्सपेंस है, तो मैंने इसको डेबिट कर दिया 10,000 रुपए से। तो अब क्रेडिट क्या करें? क्रेडिट क्या करें? एक मिनट बेटा, इधर देखो, जरा इधर देखो, बड़े ध्यान से देखना जो बात मैं समझा रहा हूं। मेरी कार 9 लाख रुपए की थी, मेरी कार की वैल्यू 8 लाख रुपए रह गई। मेरी कार की वैल्यू कितनी गिर गई? 1 लाख। जो 1 लाख रुपए का मेरा अमाउंट कम हुआ है, मेरा खर्चा तो है, क्या मैं 1 लाख रुपए किसी को पे करूंगा क्या मैं? नो सर। नो सर। इसीलिए डेप्रिसिएशन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये एक ऐसा एक्सपेंस है जिसमें खर्चा पेमेंट नहीं करनी पड़ती, सिर्फ वैल्यू गिरानी होती है। तो हमने यहाँ पर वैल्यू कौन सी एसेट्स की गिराई है? आपने यहाँ पर वैल्यू गिराई है बिल्डिंग की, कि हमने बोला हमारी बिल्डिंग की वैल्यू 10,000 गिर गई है, तो आप यहां लिखेंगे टू बिल्डिंग अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट 10,000। डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं लिखेंगे बेटे, डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे, और यहां पर नरेशन लिख देंगे हम डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग। कई स्कूलों में बीइंग करके डेबिट करते हैं, तो बीइंग करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए साहब, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। यानी कि अगर कोई बच्चा बोले कि सर डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होती है, तो मैंने कहा यही जर्नल एंट्री होती है जो इस तेरे सामने लिखी है। कहीं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश मत लिख देना, गलत कर जाओगे आप। चलिए नेक्स्ट करके दिखाइए। सेकंड, हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं? कराते हो बेटे, जितने की बिल्डिंग है उसके ऊपर 10%, जो परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन बताएगा कि कितना परसेंट वैल्यू गिर गई, तो इसका मतलब 10% वैल्यू गिर गई। तो जैसे हमने एक एसेट लिया 1 जनवरी 2012 को, और फिर हम 2013 के 1 जनवरी चेक करेंगे, तो हमें कैसे पता अमाउंट? आप उस चक्कर में ना पड़े, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाने से पहले एक बात बोल दी थी कि पूरा चैप्टर है डेप्रिसिएशन का हमारे यहाँ। तो जिससे वो चैप्टर स्टार्ट होगा ना, शायद 11वें या 12वें नंबर पे वो चैप्टर है, तो उस दिन ये बताएगा कि डेप्रिसिएशन की दुनिया होती क्या है। फिर वो आपको प्रॉपर डेप्रिसिएशन के डीप में ले जाएगा, और कैसे लगाते हैं, ये परसेंटेज कैसे निकालते हैं, फलाना डिकाना सब पढ़ाएगा आपको। तो अभी तो आप सिर्फ जर्नल एंट्री पढ़ रहे हैं, यानी कि इंट्रोडक्टिव एंट्री पढ़ रहे हैं आप। वो डेप्रिसिएशन चैप्टर उसने बनाया क्यों? वो डिटेल डिस्कशन के लिए बनाया कि भाई बच्चों को इतने से काम नहीं चलेगा। अभी तो आप जर्नल एंट्री में काम चला लो, आगे चल के जब वो पढ़ेगा डिटेल में तब बात करेंगे।
तो लिखो बेटा, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 20%। ब्रैकेट में लिखो फर्नीचर हमारे पास कितना रुपए का है, 3 लाख रुपए का है। चलो बेटा मुझे इसकी जर्नल एंट्री करके दिखाओ। डन सर। डन सर। डन सर। ठीक है, एक मैंने आपका Done, sir. और आप लोगों ने जर्नल एंट्री, हाँ एक मिनट बेटा, डन सर। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। पहली बात तो जर्नल एंट्री तो ये लिखी होगी और अमाउंट लिखा होगा 60,000। यस सर। अब देखो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? Yes, sir. यस सर। यस सर। अब एक काम कर सकते हैं, मैंने शायद आपके ग्रुप में ना गलत असाइनमेंट भेज दिया है, आपको एक दूसरा असाइनमेंट भेज रहा हूं, जरा वो वाला असाइनमेंट ओपन करो आप सभी। एक दूसरा असाइनमेंट देखो आपके पास आया हुआ, मैंने गलती से वो 12th क्लास का असाइनमेंट भेज दिया है, अब जो भेजा है ये 11th क्लास का है, तो जरा इस असाइनमेंट को ओपन करो। यस सर, 12th क्लास का लगा था। यस सर। हाँ बेटा, सर डिप्रिसिएशन का ही है। हाँ तो अब एक काम करो बेटा, इसमें डेप्रिसिएशन क्या होता है चलो उसको छोड़ते हैं, वो तो हम बाद में देख लेंगे। आप इसके नीचे 3 ट्रांजैक्शन लिखी हुई हैं, तो वो जरा 3 लिखना, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। पहले लिखिए 4 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। चलो बेटा करके दिखाओ, ये तीनों एंट्री आप करो, मैं अभी टैली कराता हूँ आपने सही किए हैं या गलत किए। ओके सर। तो कर ली। सर डन। जरा मैच भी कर लो मेरा भी डन, तो मैंने डन कर दिया। मेरा भी Done, sir. क्या बात है, स्कूल में बच्चे होशियार होते यार। सर डन। गुड। जो मैं आंसर लिख रहा हूं एक बार देखो, आपका मेरे से आंसर मैच कर भी रहा है या नहीं? कर रहा है। यस सर, कर तो रहा है। सर कर रहा है। गुड। तो एक चीज आप लोगों ने देखी होगी कि डेप्रिसिएशन हमारे लिए डिक्शनरी में वर्ड तो नया है, लेकिन इसकी जर्नल एंट्री करने में हमें कोई परेशानी नहीं होती है, कोई टेंशन नहीं होती है। तो क्या मैं ये मानूं कि मेरी इस क्लास को कंसेप्ट 6 डेप्रिसिएशन समझ में आ गया? यस सर। यस सर। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। देखिए बहुत टाइम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पर मैंने कभी ये वर्ड नहीं बोले आप लोगों के आगे, पर आज बोलता हूं। हम कभी कभी ना बच्चों को इस तरह से बातें पढ़ाते हैं, यानी कि जैसे कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग कम होती है, कि बच्चों को बात समझ में नहीं आती, बड़ी कंफ्यूजन होती है।
तो हम उन्हें ये बात बोलते हैं कि बेटा देख, तू अकाउंट में अगर थोड़ा सा वीक है तो तू ये 4 बातें बोलने की आदत डाल, 1 2 3 4। पता नहीं क्यों, मतलब मैं ये नहीं कहने वाला कि ऐसा किसी बुक में लिखा हुआ है, पर जितने भी लोग अकाउंट पढ़ाते हैं जो वो ये देखते हैं कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहा है, या कई बार वो देखते हैं कि स्टूडेंट बार बार की गलती करता है। जैसे मैंने पिछली बार जब टेस्ट लिया था, कई बच्चों ने सेल अकाउंट को डेबिट कर रखा था। तो जब इस तरह की मिस्टेक होनी शुरू हो जाती है, तब हम स्टूडेंट को कहते हैं कि बेटा काम कर कि जब तू नया नया अकाउंटेंसी के अंदर आया है ना, तो 3-4 बातें ऐसी है जिनको तू दिन में 3 बार बोलेगा तो तेरे को रट जाएगी। क्या है वो पॉइंट? जैसे बड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन सुनना ध्यान से। जैसे मैं ये पढ़ता हूं कि परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, लिखो मेरे साथ साथ, परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिटेड। परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। ऐसे लिखो, सेल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिटेड। सेल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, ऑलवेज क्रेडिटेड। हालांकि ये कोई मैं नई बात नहीं पढ़ा रहा। आप अगर जर्नल एंट्री बनाएंगे तो देखना सेल क्रेडिट में ही मिलेगा आपको, सेल कभी डेबिट में नहीं मिलेगा आपको। ऐसे ही थर्ड पॉइंट, कैश आता है तो डेबिट होता है, कैश आता है तो डेबिट होता है। और ऐसे ही कैश जाता है तो क्रेडिट होता है। कैश जाता है तो क्रेडिट होता है। पता नहीं इन वर्ड का क्या ऐसा लेना देना है कि जब कोई बच्चा ज्यादा कंफ्यूज होता है तो हम उसे कहते हैं ये 4 बातें बोल बेटा। तो जो वो 4 बातें बोलता है उनको समझ लेता है तो 90% जर्नल एंट्री उसकी ठीक हो जाती है। वो जर्नल एंट्री उसकी गलत होती नहीं है। पता नहीं क्या असर है इन 4 बातों के अंदर। कोई रूल नहीं लिखवाया मैंने, और हमारे अकाउंट में ये देखा गया है कि 4 बातें अगर बच्चा बैठा ले दिमाग में तो 90% उसकी एंट्री ठीक है। हालांकि ये लॉजिक के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठ। अगर हम देखें तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अगर आता है तभी डेबिट होता है, कैश जाता है तो क्रेडिट। रूल ने जो कहा है ये वही, पर बोलने का एक तरीका है। अब स्टूडेंट कहते हैं चलो सर आपकी बात यस कर दी, आज अचानक आपको ये 4 बातें याद क्यों आ रही है? पहले भी तो बता सकते थे आप ये बात। तो मैंने कहा देख बेटे मैं इसलिए बता रहा हूं, चलो मैं अपनी बात कहने से पहले एक यहां पे लिख देता हूं। जैसे मान लो एक ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए ये जो परचेज किया है ये कैश परचेज है क्रेडिट है? क्रेडिट। क्रेडिट। जर्नल एंट्री बताइए, जर्नल एंट्री बताइए। परचेज अकाउंट टू राम। बिल्कुल सही एंट्री बताइए, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अब आप नेचुरल तरीके से भी अगर बता रहे हैं तो बिल्कुल सही बता रहे हैं। वैसे मैं भी आपको ये बात बता चुका था कि परचेज अकाउंट होता ही हमेशा डेबिट, परचेज अकाउंट कभी क्रेडिट नहीं देखेंगे आप। और ऐसी अगर मैं सेल की एंट्री तो सेल भी हमेशा क्रेडिट ही होगा। तो पॉइंट ये होता है कि सर आज इतना जोर इन 4 बातों पे आपने क्यों दिया? आज की क्लास में आप इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हो इन पॉइंट्स को? तो मैंने कहा बेटे एक जो बात मैं अब पढ़ाने जा रहा हूं शायद तुझे जान के बड़ी हैरानी होने वाली है। कह रहे सर बताओ क्या पढ़ाने जा रहे हो? मैंने देख मैं तुझे ये पढ़ा रहा हूं अकाउंट्स के अंदर, अकाउंट्स के अंदर ये पढ़ा रहा हूं, ये एक्सेप्शंस टू परचेज अकाउंट, एक्सेप्शंस टू परचेज अकाउंट। इसका मतलब अभी अभी आपने पढ़ाया कि परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक्सेप्शन का मतलब है कि कुछ केस ऐसे हैं मेरे पास, 4 या 5 केस ऐसे होते हैं जिनके अंदर परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। अरे जिनमें क्रेडिट होता है वो बड़े ध्यान से देखने पड़ते हैं, वरना वैसे तो परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट ही होता है। तो एक्सेप्शन का मतलब क्या है? व्हेन परचेज अकाउंट क्रेडिटेड, इनके अंदर परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। व्हेन परचेज अकाउंट क्रेडिटेड। अच्छा मैं आपको इसकी वजह भी समझाऊंगा, ऐसा नहीं कि तुक्के से पढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा मैं एग्जैक्ट क्या कह रहा हूं, और आप शायद मेरी बात को फील भी कर जाएंगे कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इसको पढ़ाने से रिपीट करना
एक्सेप्शन टू परचेज अकाउंट का बेटा, परचेज अकाउंट क्रेडिट किस केस में होता है, तो क्रेडिट किस केस में होता है वो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं। वैसे तो परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, लेकिन वो पढ़ा रहा है क्रेडिट कब होता है, वो 4 केस याद रखने पड़ेंगे। देखो उसे समझने के लिए आप ये समझ, आप ऐसे बात को समझो। एक ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए क्या करता है, कह रहा सर मैं एक बिजनेस करता हूं। किस चीज का बिजनेस करते हो, कह रहे सर मेरे पास एलजी कंपनी के एयर कंडीशन का शोरूम है, एलजी कंपनी के एसी बेचता हूं, मेरा शोरूम है, ये मेरा बिजनेस है। यानी कि ये महाशय एसी बार बार खरीदते किससे होंगे, एलजी कंपनी की फैक्ट्री से आता होगा, और बेचते किसको होंगे, जो कस्टमर आते होंगे उनको बेचते होंगे, उनको सेल करते होंगे। क्या सभी बच्चों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही किसी को? नो सर। No, sir. अब आप ये समझिए कि इसका काम क्या है, इसका काम है एसी बेचना, एसी खरीदना। तो ये एसी को क्या बोलेगा, ये एसी को बोलेगा गुड्स। आपको शायद ये बात याद हो कि जिस चीज को खरीदने और बेचने का हम बिजनेस करते हैं, हमारे यहां उसको गुड्स कहते हैं। अब इसने क्या करा, एलजी कंपनी से 1000 एसी मंगवा लिए, तो भाई मुझे 1000 एसी दो, खरीद लिए इसने। तो एक एयर कंडीशन मान लो 5 रुपए का है, मैंने 5 रुपए इसलिए लिखा है कि अगर मैंने एक एयर कंडीशन 50,000 का लिख दिया तो अभी आप जीरो ढूंढते फिरोगे, तो इसलिए मैंने सिर्फ 5 रुपए का एक एसी लिखा है। तो बताओ 1000 एसी कितने का पड़े, मल्टीप्लाई करके 5,000। इसने 1000 एसी खरीदे। सच्ची बताओ इसकी जर्नल एंट्री ये अपने यहां क्या करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये कह रहा है मैंने 5000 के एसी खरीदे कैश पेमेंट करके बाद। चलिए साहब एंट्री हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके गोडाउन में 1000 एयर कंडीशन पड़े हुए हैं, बेचने के लिए 1000 एयर कंडीशन पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये कह रहा है सर पहला कस्टमर आया और एक कस्टमर कह रहा है कि मेरे को 10 एयर कंडीशन खरीदनी है अपने ऑफिस में लगाने के लिए। हमने कहा ले लो, कह रहे सब कितने का एक है, हमने कहा आपके लिए 8 रुपए का एक। तो बताओ इसने कितने की सेल की, 80 रुपीज। इसकी जर्नल एंट्री बताओ क्या करेगा, कैश कैश अकाउंट डेबिट टू सेल कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। टू सेल अकाउंट। ये लीजिए साहब 80 रुपए के बिक गए। कोई मुझे बता सकता है इसके गोडाउन में कितना माल पड़ा हुआ है इस टाइम? 990। 990 बिल्कुल सही बात बोली आपने कि इसके गोडाउन के अंदर अगर आप गए तो वहां से 990 एयर कंडीशन अभी भी गोडाउन में पड़े हैं जो ये बेचेगा। अब साहब हुआ क्या, हुआ ये कि मिस्टर ए के घर से फोन आया, मिस्टर ए के घर से फोन आया और उनके बेटे ने फोन किया कि पापा आपको पता है मेरे एग्जाम में अच्छे नंबर क्यों नहीं आते। हाँ बोलो बेटा। सर एक बार रिपीट कर दो आप वो वाला 990 वाला, थोड़ा सा मिस आउट हो गया। मैं ये कह रहा था बेटे कि अगर 1000 एसी है तो 1000 एसी में से कितने एसी बिक गए, कितने बिक गए? 10। तो गोडाउन में कितने एसी बचे आपके पास? ओके 990। ओके सीधी सी बात है। ओके। तो मैं कहता कि मिस्टर ए के घर से फोन आया और मिस्टर ए के घर से उसका बेटा फोन करता है और बेटा फोन करके ये बोल रहा है कि पापा आपको पता है कि मेरे अकाउंट्स में अच्छे नंबर क्यों नहीं आते। एक मिनट बेटा, कौन बच्चा फोन कर रहा है मेरे को इस टाइम? आदित्य बेटे आप फोन कर रहे हो? आदित्य जैन? चलिए खैर जो भी है। हाँ तो सुनो बेटे, इस ग्रुप में जो आदित्य जैन है क्या ये कॉल कर रहा है मेरे को? सुन पा रहे मेरी वॉइस? सर एक्चुअली आई थिंक उसके कोई नेट कनेक्शन प्रॉब्लम है, उसने ग्रुप पे भी मैसेजेस भेजे हैं। अच्छा एक मिनट में देख लेता हूँ सर क्या मैसेज भेज रहा है। मेरी स्टोरी तो ये पूरी होने देंगे नहीं आज। एक मिनट। हाँ भाई आदित्य साहब क्या कह रहे हैं, इसलिए आवाज नहीं आ रही है और बार बार कनेक्टिंग
Tushara, I'm not able to say anything. Tushar, you are not able to hear me in the meeting. Okay. ठीक है. चलिए देखिए, स्टार्ट करें बेटे. यस सर. अब पॉइंट ये उठता है कि मिस्टर ए के घर से फोन आ रहा है और मिस्टर ए के घर से उसका बेटा कह रहा है कि पापा आपको पता है कि मेरे एग्जाम में नंबर कम क्यों आते हैं. तो पापा ने बोला बेटा अभी तक तो नहीं पता था, आप बता दो आपके मार्क्स कम क्यों आते हैं. तो कहने लगा पापा मैं जिस रूम में पढ़ता हूं ना उस रूम में एयर कंडीशन नहीं लगा हुआ और इतनी गर्मी होती है कि मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता पढ़ने के ऊपर, इसलिए मेरे मार्क्स कम आते हैं. तो पापा ने कहा बेटा ये बात तो पहले बोलता. कह रहा पहले मैंने ट्राई किया लेकिन ठीक है मुझे लगा कि शायद पढ़ लूंगा, लेकिन पापा बिना एसी के नहीं हो सकता मामला तैयार. और मेरे दोस्त भी मुझे चिढ़ा रहे हैं कि तेरे पापा का एसी का शोरूम है साले और तेरे रूम में एसी नहीं है, गर्मी में मर रहा है. तो पापा ने बोला हेल्प कैसे हो सकती है. पापा एक एसी लगवा दो. पापा ने कहा चलो भाई जहां बच्चों के लिए इतना से उतना, लड़के को बोलो गोडाउन से एक एसी निकालो मेरे घर पे जाके लगा दे. अब लड़के ने क्या करा, गोडाउन से एक एयर कंडीशन निकाला और ये एयर कंडीशन निकाल के घर पे जाके लगा दिया. बता सकते हो आप लोगों का दिमाग किस तरह से काम कर रहा है. अकाउंट इसको कैसे देखेगा आप. अगर बिजनेस से अगर बिजनेस से कोई चीज निकाल के घर ले जाओगे तो अकाउंटेंसी कहता है, हमारे यहाँ उसे ड्राइंग कहते हैं. अब सवाल ये उठा कि ड्राइंग तो ठीक है, देखना मेरे बेटे ध्यान से, मैंने यहां लिख दिया ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट. सर लेकिन ड्राइंग्स तो एसेट्स के लिए नहीं होती खाली. बेटा तूने कंसेप्ट तू ध्यान से पढ़ा है. ड्राइंग में वो कैश में निकाल के ले जा सकता है, बिजनेस से कुछ भी निकाल के ले जाएगा उसे ड्राइंग कहते हैं. और पिछले असाइनमेंट रिवाइज करते रहा करो, नहीं तो फिर अभी मैं जैसे नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा परेशानी बढ़ जाएगी आपकी. एसेट से नहीं, कोई भी चीज घर से निकाल, कैश भी निकाल के ले जा सकता है बिजनेस से. ड्राइंग अकाउंट डेबिट. वैसे जो चीज निकाल के ले गया उसे हमारे यहाँ बोलते हैं गुड्स. पर तुम मुझे बताओ क्या हमारे अकाउंटेंसी में गुड्स अकाउंट लिखना अलाउड है. नो सर. नो सर. अच्छा ये बताओ क्या मैं यहाँ पर गुड्स अकाउंट की जगह पे क्या मैं यहाँ पे सेल अकाउंट लिख सकता हूँ. नो सर. क्योंकि मैं भाई बेच थोड़ा ना हूं, अपने बच्चों को मैंने एसी थोड़ा ना बेचा है. तो सेल अकाउंट तो जब लिखो जब कोई कस्टमर को बेचा हो आपने. तो सर सेल अकाउंट भी लिखना अलाउड नहीं है. अब अकाउंटेंसी में खलबली मच गई कि भैया अब यहाँ लिखे क्या. तो उन्होंने कहा देखो सर जब आपके पास गुड्स आया था तो ये गुड्स आपने परचेज अकाउंट के अंदर डाला था क्योंकि इससे आप बिजनेस करोगे. तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया था आपने, लेकिन क्योंकि ये परचेज में एक एसी ऐसा है जिसका बिजनेस नहीं कर पाओगे तो परचेज को कैंसिल करो. और यहां पर रूल बनाया गया ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ताकि परचेज अकाउंट कैंसिल हो सके. एक एसी. अब एक एसी आपने बताओ कितने रुपए खरीदा था. एक एसी 5 रुपए का. तो आप अपने बेटे के लिए यहाँ पर एक एयर कंडीशन 5 रुपए के हिसाब से 5 रुपए का ये अमाउंट आएगा. तो जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. अब स्टूडेंट कहते हैं सर आपने परचेज अकाउंट क्यों लिखा, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा. तू बता दे फिर उसकी जगह पे क्या लिखना सही रहेगा. परचेज ना लिखें तो परचेज अकाउंट कैंसिल. हालांकि तुम्हें शायद ये बात समझ में ना आ रही हो कि परचेज अकाउंट कैंसिल कैसे होता है, या सर ये क्या बोल रहे हैं कैंसिल का मतलब. वो जब मैं आपको वापस समझा दो. हाँ सर. मैं चलो समझाना क्या, रटी लो सीधा. ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, इसकी ये एंट्री होने वाली है क्योंकि परचेज अकाउंट को हम लोग यहाँ पर क्रेडिट कर सकते हो और कोई चीज क्रेडिट हो नहीं सकती. सर एसी अकाउंट नहीं लिख सकते. बेटा एक बात बता दे, तेरे यहाँ जब एसी आया था तुमने एसी लिखा था बिजनेस के अंदर. नहीं सर. बस तो एसी कैसे लिखोगे आप. एसी तो जब लिख सकते हो जब आपके लिए ये चीज एसेट्स हो. एसेट्स तो आपके लिए वो है नहीं. राइट बेटा. सर एसी तो एसेट ही है. अबे लल्लू तू क्या पढ़ रहा है, ये देख रहा है इस आदमी का काम किस चीज का है. हाँ सर ठीक. हाँ तो ये चीजें भी देखनी पड़ती हैं, ठीक है ना. चलिए सर लेकिन अगर वो फर्नीचर लेके जाता अपने ऑफिस से घर पे, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, मुझे कौन सी आप बता रही है. अगर वो बिल्डिंग उठा के ले जाएगा तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, वो सब तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं. परचेज क्यों आ रहा है, क्योंकि गुड्स घर ले गया ना बेटे, वो गुड्स घर लेके चला गया. आ रही बात समझ में नहीं आ रही.
ठीक है। यस सर। तो एक नई बात मैंने पहले ही बोला था आपको कि परचेज अकाउंट होता डेबिट है, लेकिन कब परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है? तो लिखिए केस वन, केस वन पहला लिखिए केस वन, when goods withdraw for personal use। अब शायद ये लाइन आपको समझ में आ रही होगी, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। अगर आप लोग गुड्स पर्सनल यूज के लिए ले जाएंगे तो वो इस वर्ड का इस्तेमाल करेगा। हाँ सर, उसने उसी रेट में बात वही खरीद ली। भाई घर पे तो सेलिंग प्राइस लगा नहीं सकता ना बेटे। हाँ, उसी रेट पे। चलिए बात को आगे बढ़ाए भाई। तो स्टूडेंट कहते हैं सर अगर गुड्स पर्सनल यूज के लिए ले जाएगा तो जर्नल एंट्री क्या होगी? तो जिन बच्चों को लॉजिक समझ में नहीं आया वो इसकी जर्नल एंट्री यहां रट ले, लिखे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट होगा क्रेडिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। जर्नल एंट्री रट ले कि भैया सर ने क्या पढ़ाया। चलिए बेटे, अब हम कह रहे हैं सर नेक्स्ट कौन सा केस होता है जिसमें परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है, वो भी सुन लेते हैं भाई। मेरा देखिए सर नेक्स्ट फिर से इसी एग्जांपल पे बात करते हैं। कोई मुझे बता सकता है इसके गोडाउन में अभी कितने एसी बचे हैं? 989। अब इसके गोडाउन में 989 एयर कंडीशन बचे। अब सुनिए हुआ क्या? हुआ ये कि एक दिन एक ये चैरिटेबल ट्रस्ट वाले हैं, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट। ये लोग क्या करते हैं? कह रहे सर ये लोग एक काम करते हैं कि गरीब लोगों में फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फ्री मेडिसिन, फ्री में दवाइयां बांटते हैं मुफ्त में। कोई गरीब आदमी है, डॉक्टर ने महंगी दवाई लिख दी 3000 4000, वाले कहते हैं कि डॉक्टर का पर्चा दिखा दो हमें, हम आपको दवाई ले देंगे, खत्म बात, पैसे नहीं देंगे, दवाइयां ले देंगे। अब ये ट्रस्ट इतना मशहूर हो गया कि साहब दूर दूर से लोग आते हैं दवाइयों को पर्चा लेके और कहते हैं साहब हमारे को ये वाली दवाई ले दो। अब जून का महीना है और ट्रस्ट के अंदर एक छोटा सा रूम है। अब उस रूम में इतने सारे लोग बैठ जाते हैं और गर्मी के मारे हो जाता है बुरा हाल। अब क्या करें साहब, गरीब आदमी है तो क्या कर सकते। लेकिन किसी दिन किसी को ट्रस्ट आया और उसने मिस्टर ए को जाके बोला कि मिस्टर ए साहब आप तो अमीर आदमी साहब, इतना बड़ा शोरूम लेके आप बैठे हैं, इतना बड़ा शोरूम आप लेके बैठे हैं, यार कभी पुण्य का काम भी कर दो। मिस्टर ए साहब क्या कर सकता हूं मैं आपकी हेल्प? सोशल ऑब्लिगेशन। एक ट्रस्ट का कमरा है, उस कमरे के अंदर 2 एसी लगवा दो फ्री में, बाकी आपकी मर्जी, मना करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और सुना है लोग बड़े दान पुण्य करते हैं। क्या आप ये कर सकते हो कि अगर आप 2 एयर कंडीशन लगा दोगे इस हॉल में तो वो हॉल बैठने लायक हो जाएगा। बड़े दूर दूर से गरीब आदमी आते हैं बेचारे। साहब एक आध दिल पिघल गया, ए ने बोला लड़के को, ओ छोटू जरा 2 एसी निकाल के वहां लगा दे टैलेंट ट्रस्ट में जाके। अब साहब छोटू ने 2 एसी यहां से निकाले और छोटू 2 एसी जाके यहां पे लगाया और वो भी मुफ्त में। अब सवाल ये उठता है कि फ्री में जाके आपने 2 एसी यहां पे लगा दिए, इसकी जर्नल एंट्री क्या होने वाली है? कुछ पढ़े लिखे लोग कहते हैं सर इसे हमारे यहाँ डोनेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डोनेशन। कोई जरूरी नहीं है कि डोनेशन कैश ही दिया जाता हो, ऐसे भी दे सकते हैं। तो सेकंड ट्रांजैक्शन की डोनेशन अगर आपने दे दिया तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? तो लिखो बेटा केस 2। केस 2 लिखो, when goods given as donation पब्लिक एज चैरिटी। अगर आपने गुड्स उठा के दे दिया डोनेशन की तरह या चैरिटी की तरह तो जर्नल एंट्री क्या होगी? तो जर्नल एंट्री लिखिए डोनेशन अकाउंट डेबिट।
जर्नल एंट्री लिखिए डोनेशन अकाउंट डेबिट, या आप चाहे तो चैरिटी के लिए दिया है तो चैरिटी अकाउंट डेबिट लिख सकते हैं, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। देखो फिर से इसमें परचेज अकाउंट क्रेडिट हो गया, क्यों हुआ अब आप ये मत पूछना, बस रट लो एंट्री केसेस के अंदर, ये आपको रखने पड़ेंगे किन केसेस के अंदर परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाता है हमारे पास। सर क्वेश्चन में भी ऐसा ही होगा? बिल्कुल ऐसे ही लिखा होगा, टेंशन ना लो आप, बस आपको उसमें पहचानना होगा कि परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, फिर से उसी एग्जांपल पे आ जाते हैं। बताइए साहब गोडाउन में अभी भी कितने एसी? 987। गोडाउन में 87 एसी पड़े। अब क्या हुआ, एक कस्टमर आया, उसने कहा भाई साहब एसी दिखाओ। हमने भाई साहब एलजी कंपनी का एसी दिखाएं क्या, टीवी पे जाके देख लो, ऐसा कूलिंग पता नहीं कैसी करता है। हमने कहा अच्छी करता है। दरअसल आप पे भरोसा कैसे कर लें, कोई डेमो तो दिखाओ, कोई ऐसा एसी तो दिखाओ जो चल रहा हो। और आपका इतना बड़ा एसी का शोरूम है, आप ही के यहाँ एसी नहीं लगे हुए वैसा, काश आपके यहाँ एसी लगे होते तो हम पता लगा लेते एसी रूम में इतनी ठंडक कर रहा है तो हमारे घर पे भी ठंडक करेगा। तो कभी कभी कस्टमर कहता है साहब सैंपल तो दिखाओ, तो हमने कहा अरे यार छोटू, हाँ एक काम कर भाई, 4 एसी निकाल और अपने शोरूम में लगा ले। भैया डेमो भी तो दिखाना पड़ेगा। आप जब एसी खरीदने जाते हो तो क्या लड़का डायरेक्ट गोडाउन से निकाल के आता है या पहले वो एसी दिखाता है डेमो में लगा हुआ आपको? अरे बोलो भाई। सर दिखाते है। इसी को बोलते हैं व्हेन गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। ये फ्री सैंपल दे रखा है भैया कि सैंपल देख लो जाके, ऐसा प्रोडक्ट है हमारा। तो भैया ये बेच तो सकते नहीं क्योंकि तो हम ही यूज कर रहे हैं इसको, और अगर हम डेमो दिखाएंगे नहीं प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लिखो बेटा केस थर्ड। केस थर्ड, when goods given as, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर एक्चुअली किसी का माइक ना अनम्यूट है तो बार बार उसकी फोटो आ रही है और स्क्रीन जा रही है। बेटा एक बार आप जो है म्यूट कर दो बेटा अपना स्पीकर, वीडियो पिन कर दो सर। वीडियो को भी सब ऑफ कर लो प्लीज। अब हो गया ठीक बेटा? यस सर। यस सर। चलो हाँ, तो बेटा लिखो व्हेन गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। तो मुझे लग रहा है आप फ्री सैंपल का मतलब समझ गए होंगे। अब फ्री सैंपल की जर्नल एंट्री भी लिख लो यहाँ पर। कुछ टीचर पढ़ाते हैं कि ये फ्री सैंपल लिखो या तो फ्री सैंपल अकाउंट लिखो, या कई टीचर यहाँ पे पढ़ाते हैं सेल प्रमोशन अकाउंट डेबिट। सेल को बढ़ाने के लिए हम लोग फ्री सैंपल देते हैं, सेल प्रमोशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। एक बात तो पक्की है, हर एक के अंदर परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। और यही वो कह रहा था कि सर 4 ऐसे केसेस हैं जिनमें परचेज अकाउंट क्रेडिट होना शुरू हो जाता है, और वो यही है, इनके अलावा कोई और है भी नहीं। या तो आप पर्सनल यूज के लिए निकाल के ले गए, या आपने डोनेशन या चैरिटी में दे दिया, या आपने फ्री सैंपल दे दिया। और एक 4th केस भी सुनाता हूं, वो भी सुन लो आप। ये लीजिए साहब, पहले तो ये बता दो ये बेचारे का माल ही नहीं बिक रहा। अब ये बताओ कितने एसी पड़े गोडाउन में? 983 एयर कंडीशन पड़े हुए हैं। 983 एयर कंडीशन पड़े हुए हैं। अब क्या हुआ कि कहने का भाई छोटू आज तो माल बिका नहीं, बड़ा नुकसान हो गया यार। 10 एसी सारे बिके, एक वो बेटे का फोन आ गया, वो कह रहा मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, जब तक एसी नहीं लगा मैं पढ़ूंगा नहीं। एक वो चैरिटेबल ट्रस्ट वाले आ गए, वो कह रहे वैसा हमारे गरीब आदमी, और वैसा ये फ्री सैंपल। भाई माल तो कुछ ज्यादा बिका, गोडाउन में लगा दे ताला। और सुन, सारी लाइटें बंद कर दियो ढंग से। छोटू ने कहा जी बाबू जी। अब हुआ ये कि गोडाउन में छोटू भाई साहब सारी लाइटें बंद करना भूल गए, या भगवान जाने क्या हुआ। रात को 12 बजे गार्ड का फोन आया, बाबूजी गोडाउन में आग लग गई। अब बाबूजी भागे, गोडाउन खोला तो पता चला कि 13 एयर कंडीशन जल के खाक हो गए।
तेरा एसी में आग लग गई थी, बेचारे डब्बे शब्बे सब फूक गए उसके। दिस इज कॉल्ड, वो केस 4 मेरे पास लिखने की जगह नहीं है इसलिए यहां लिख रहा हूं, केस 4, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, स्टॉक में आग लग गई साहब, ऐसा भी होता है सर। जरूरी थोड़ी ना फायर ही। सर किसी ने चोरी कर लिया। लिख लो जरूरी थोड़ी ना फायर हो, एक्सीडेंट लिख लो, गुड्स लॉस्ट बाय एक्सीडेंट। ओ लिखना चाहते हो, ओ लिख लो, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, चोरी हो गया। तो छोटू ने तो ताला लगाया था ना भाई, अब पता नहीं ना कि क्या हुआ, छोटू को पता, आज की बात तो छोटू बता सकता है भाई। ओके सर। ताला आग कैसे लग गई, ठीक है ना। गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट भी हो सकता है। एक बात बता कि जहां ताले लगे होते हैं वहां पे चोरियां नहीं होती क्या? यस सर जी। चोरी वही होती है जहां पे जितना बड़ा ताला लगा होता है वहां उतनी ज्यादा चोरी के चांसेस होते हैं। चोर को पता चल जाता है कि ज्यादा ताला मतलब ज्यादा माल होगा यहाँ पर। एनीवे, तो लॉस किसी भी तरह से हो सकता है कि जरूरी नहीं बाय फायर हो, बाय एक्सीडेंट भी हो सकता है, बाय थेफ्ट भी हो सकता है। कि भाई हमने लड़के को बोला कि जब टेम्पो पे लेके माल छोड़ा कस्टमर के पास, टेम्पो का एक्सीडेंट हो गया, तो कोई भी, खैर हमें उस मैटर में नहीं पड़ना। कुल मिला के बात ये जर्नल एंट्री क्या होगी, तो जर्नल एंट्री लिखिए आप, लॉस बाय फायर डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। अगर लॉस बाय फायर नहीं है, थेफ्ट है, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। अगर एक्सीडेंट है, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट, हमें उससे मतलब नहीं। टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। तो अकाउंट कहते हैं सर आप अपने बच्चों को एक्सपर्ट करो, आप अपने बच्चों को एक्सपर्ट करो कि भैया खाली ये नहीं होता, परचेज के एक्सेप्शन केस भी उसे सिखाने होंगे आपको। चलो खैर, तो ये 4 एक्सेप्शन केस करने के बाद अब आपके लिए होमवर्क क्या है वो सुन लो सारे बच्चे। आपने अभी एक कंसेप्ट पढ़ा है, एक मिसलेनियस प्रोनाउन दिख रहा होगा आपको इस असाइनमेंट के अंदर, दिख रहा है? अरे सबको मिसलेनियस दिख रहा है? यस यस यस। ये जितनी भी ट्रांजैक्शन है, जितनी भी, ये सब आपको पढ़नी है सारी। हालांकि कर लो तो वेरी गुड है, लेकिन पढ़नी है। और नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी फ्राइडे को, तो आप उसमें पूछेंगे कि सर ये वाली एडजस्टमेंट मुझे बता दो, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। मैं आपको उसकी जनरल एंट्री बताऊंगा। सिर्फ पढ़ने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि मेरे लिए तो काम ढूंढ सकते हो ना आप खुद नहीं कर सकते। इतना तो आप लोग कह सकते हैं ना कि सर ये वाली जनरल एंट्री बता दो, ये वाली बता दो, ये वाली बता दो। इतना तो जिम्मेदारी ले सकते हैं आप लोग। सर यही है जिसमें 22 है क्वेश्चन। कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, वो जो, क्या मैं ये जिम्मेदारी आप पे डाल दूं कि आप मेरे लिए काम ढूंढ ले? जी सर। एक डाउट है बेटे। सर। अबे बोल रहा। तो अगर जो गुड जैसे एसी रखे गोडाउन में, उनमें से एक जो डिफेक्टिव लिखते चल ही नहीं, तो उनकी क्या करेंगे फिर एंट्री? वो तो कंपनी वापस ले लेगी। ठीक है सर। क्या केस है वो भी बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। अगर गुड डिफेक्टिव है तो जिस कंपनी से खरीदा उसको वापस चलेगा माल, उसमें कौन सी आफत आ गई। तो तीनों क्वेश्चन करने हैं बेटा। आपको मैं अभी कर इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं करने के लिए बोल दूंगा तो आप डर जाओगे। आप ना सारी ट्रांजेक्शन देखना, ये आती है, ये आती है, ये आती है, जो नहीं आती है उस पर सर्कल लगा लेना, ये सर से पूछ लेंगे। ये जो नहीं आती उसमें फिर सर्कल लगा लेना, ये सर से पूछ लेंगे। तो ऐसे करना है आपको। ओके सर, आपको कंसेप्ट बताऊंगा। ओके सर। सुनो ध्यान से। इसके बाद जो फ्राइडे की क्लास होने के बाद फिर संडे को लूंगा आपका टेस्ट, और संडे को टेस्ट लेने के बाद फिर मैं एंट्री के आगे सर संडे को टेस्ट मत लेना। नहीं को इको का टेस्ट सर इकोनॉमिक्स, सर इको का टेस्ट है। सर इको का भी टेस्ट है। मैं समझ गया, आप लोग कह रहे हो कि सर संडे को जो है ना सुबह, आपकी आवाज नहीं आ रही, सुबह 7 बजे से लेकर और 11 बजे तक इको का टेस्ट है, ये कह रहे हो ना? सुबह सुबह थोड़ी ना। नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि संडे तो इतना बड़ा संडे है, संडे में सुबह 7 बजे लेकर रात 11 बजे तक तुम्हारे टेस्ट करेंगे। यस, तो जो टाइम आप मुझे टाइम बता देना। अगर इवनिंग में आपका टेस्ट होगा तो मैं मॉर्निंग में ले लूंगा, मॉर्निंग होगा तो इवनिंग में ले लूंगा। पर टेस्ट संडे मॉर्निंग नहीं सर, मॉर्निंग टेस्ट मॉर्निंग नहीं, तो आफ्टरनून में ले लेना। तो मुझे आप नेक्स्ट क्लास में बताना, अभी बताओगे तो मुझे याद नहीं रहेगा। मंडे ले लेना। पहले तो एक काम सुन लो,
फ्राइडे तक मेरे लिए काम बिल्कुल करना, मैं आपके लिए पूरा काम करूंगा। राइट बेटा? हर दिन तो संडे होता है, मंडे को ही ले लो, इससे बढ़िया। मैंने जो बोला वो समझ में आ गया? यस सर। एक काम करो सारे बच्चे, अपने अपने पेरेंट्स के नंबर मेरे को इस ग्रुप पे भेज दो, मुझे पेरेंट्स ग्रुप बनाना है, ठीक है? क्यों? ओके सर। पेरेंट्स से मैं बात करूंगा कि वो Yes, sir. अपने रूम में एसी लगवाएं, ठीक है ना? क्योंकि उनका आपके नंबर सर अच्छा लगा हुआ है, मैं लगा हुआ है, बस लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा ये हुआ है। आप लोग को मोटिवेट करने के लिए पेरेंट्स के नंबर ले रहा हूँ कि वो आपको पूरा कोऑपरेट करें, आपको सपोर्ट करें। कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। सर आपकी अच्छे से कर रहे हैं। आपकी तारीफ करने के लिए बेटा आपके पेरेंट्स ले रहा हूँ, यकीन मानिए मिसयूज नहीं करूंगा पेरेंट्स नंबर का। थैंक यू सो सर मच। तारीफ नहीं चाहिए, तारीफ नहीं चाहिए सर। नहीं आप पे गल जाएंगे हम। ये तो ऐसे ही आप सही है लोग का सर। भड़कपन है, ये तो आप लोग का भड़कपन है कि आप लोग तारीफ नहीं मांगते, लेकिन आप पे गल जाएंगे, फिर पढ़ नहीं पाएंगे ढंग से। टेंशन ना ले। नेक्स्ट क्लास मुझे पेरेंट्स के नंबर चाहिए सबके। ओके बाय।